नमस्कार सभी को। सभी इतिहास के जिज्ञासुओं, इतिहास के ज्ञानियों, इतिहास के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन आप सभी का। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। कोविड-19 के दौर में जो हम ऑनलाइन क्लासेस का YouTube चैनल पर जो एक छोटा सा प्रयास है, उसी कड़ी में आज हम प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर, जिसमें कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ प्रकरणों को हमें छूना है, उन्हें जांचना है, समझना है, इसके बारे में हमारी एक धारणा पॉजिटिव रूप से विकसित करनी है। उसमें हम भारत की एकता, विविधता में जो एकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जो अलग अलग विदेशी विद्वान हैं, यूरोप में क्या है कि अलग अलग देश हैं, वो भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर, ब्रीड के आधार पर, यानी नस्ल के आधार पर बने हैं। तो वो विद्वान जब भारत आए और तथाकथित आधुनिक विद्वानों ने जब यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धर्मों को, रहन सहन, पहनावा, खान पान में इतनी विविधताएं देखी, तो उन्होंने ये दावा किया कि भारत एक देश नहीं है और ना कभी रहा है। हालांकि उनके इस दावे के पीछे भारत की विविधता से ज़्यादा ब्रिटिश जो शासक हैं, उनको अपने यहाँ रहने का औचित्य साबित करना था और इसलिए उन्होंने ये बहाना गढ़ा। हमारा देश जो है बहुत बड़ा है और बहुत अधिक विभिन्नताएं इसमें पाई जाती है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी अधिक विविधताएं नहीं पाई जाती। भौगोलिक रूप से भी देखें तो एक तरफ जो है, उत्तर की तरफ में हिमालय का पहाड़ है, जहां आपको असीमित बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी, जहां ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है। वहीं कोंकण में जाएं, कोरोमंडल, दक्षिण की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, गर्मी की मात्रा बढ़ती है, असह्य गर्मी यहाँ पड़ती है। जहाँ चेरापूंजी, असम में जो इलाका है, जो विश्व के सबसे ज़्यादा आर्द्र इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहीं अगर पश्चिम में जाएं तो थार का एक मरुस्थल है, जहाँ पानी की एक एक बूंद पैसे से भी ज़्यादा कीमती समझी जाती है। तो इस तरह से न सिर्फ प्रकृति अलग है हमारे देश में, क्योंकि भौतिक वातावरण अलग है, इसके कारण पशु पक्षी भी हर जगह जाएं अलग अलग मिलेंगे और वनस्पति भी अलग अलग मिलेंगे। साथ ही साथ प्रकृति के साथ साथ अलग अलग जातियां निवास करती हैं, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जैन हो, मुस्लिम, मंगोल, कोल, भील, संथाल। इसके अलावा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, इस्लाम, पारसी, ये सभी धर्मों के मतावलंबी हमारे देश में रहते हैं। देश में अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ अलग अलग हैं, वेशभूषाएँ अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग हैं, भाषाएँ भी अलग अलग हैं। इसके कारण कई विदेशी भारत को जातियों का, भाषाओं का, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का, संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का अजायब घर या म्यूज़ियम कहकर बुलाते हैं। वैसे ऊपर से देखें तो हमें ये कथन सच ही लगता है, जो विदेशी ये धारणा दे कर के गए हैं, लेकिन जब हम भारत के आंतरिक जीवन में अंदर से जाकर के झांक करके देखते हैं, तो हमें पता लगेगा कि चाहे बाहर से सब अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी भारत जो है आधारभूत रूप से एक है। जो भारत की सबसे पहली एकता, जिसके आधार पर हम एक कह सकते हैं, भारत में अलग अलग तरह के भूखंड हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पथरीली ज़मीन है, कहीं घास के बड़े बड़े मैदान हैं, जलवायु अलग अलग तरह की है, जीव जंतु अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। कहीं उड़ीसा के साइड में जाओ तो हाथी मिलेंगे, राजस्थान में आओ तो ऊँट मिलेंगे। इस तरह के अलग अलग जीव जंतु जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति ने इन सभी विविधताओं के बावजूद पूरे देश को एक रूप में बांधा है। उत्तर में चाहे हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ ले लो, दक्षिण में अथाह जो समुद्र है, उसने एक तरह से पूरे भारत को बाकी के सारे विश्व से अलग करके रखा है, एक पूरे विभाजन को ये जन्म देती है। इसलिए जो भौगोलिक अनेक रूपता चाहे दिखाई दो, पहाड़ हो, कहीं कहीं मैदान हो, कहीं रेगिस्तान हो, कहीं हरा भरा इलाका हो जहाँ बहुत अधिक बारिश होती हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक मौलिक एकता है जो हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत के जीवन को एक सूत्र में बांध कर रखती है।
स्मिथ जैसे विदेशी इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार भी ये मानते हैं कि भौगोलिक रूप से ही स्वतंत्र इकाई है, जिसमें एक नाम होना बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर ज्योग्राफी के किसी भूगोल के जानकार से पूछोगे तो वो यही कहेगा, चाहे इंटरनल आंतरिक रूप से भौगोलिक विभिन्नताएं छो होती भारत में, लेकिन फिर भी भारत जो है एक देश के रूप में विकसित है। जिस समय से आर्य सभ्यता हमारे सारे देश में फैली, तब से लेकर के आज तक ज्ञान के चिन्ह, एकता के चिन्ह जो हैं धार्मिक और लौकिक साहित्य में मिलते हैं। रामायण का भारत की सभी भाषाओं में, कंबन से लेकर के असम में शंकर तक ले लो, बंगाली तक में ले लो, सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। चाहे आप काशी चले जाओ, गंगा चले जाओ, या दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, वहीं रामायण का पाठ सभी लोग रस लेकर के पढ़ा करते हैं। इसके अलावा कात्यायन से कवि, आचार्य, नीतिकार और राजनीति के जो भी हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भारत को अलग समझता हो। चाहे देश के किसी भी कोने से, चाहे अमीर खुसरो हुआ हो, कात्यायन हुआ हो, चाणक्य हुआ हो, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक देश देखा है। अपने राज्य की बात वो कहीं भी नहीं करते हैं। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में पूरे देश का नाम भारतवर्ष लिखा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो सारा प्रदेश है वो जम्बू द्वीप या भारत है, और इसके निवासी जो हैं भारत की संतान है। तीसरी चौथी सदी के लोग तो बिल्कुल भारत की भौगोलिक एकता से परिपक्व थे। हेनस्वांग थे, चाहे फाहियान आए, चाहे अल बरूनी आए, वो सभी भारत को एक देश के रूप में बताते हैं, अलग अलग देशों के समूहों के रूप में बिल्कुल नहीं। अब भारत की राजनीतिक एकता के बारे में बात करते हैं। चूँकि मैं बता रही हूँ कि ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने पहले बार आधुनिक रूप से भारत का इतिहास लिखा, वो ये बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये देश कभी एक सूत्र रहा ही नहीं। हम हैं इसलिए हमने देश को पूरे को एक सूत्र में बांधा है, और जब हम चले जाएंगे तो ये देश बिखर बिखर के अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन ये कहने से पहले वेदों में भी जो है प्राचीन काल में जो प्रतापी राजा हुए, जिनकी सेनाएं अच्छी थी, जो प्रशासन में सक्षम थे, उनके मन में कहीं ना कहीं दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रही है। चक्रवर्ती सम्राट यानी हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक, जो हिंद महासागर है, वहाँ तक अपना साम्राज्य फैला। कई बार कई राजाओं ने जो है ये उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। इसी कारण अपनी प्रतिष्ठा के लिए लोग राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करते थे। चाहे मगध के अजातशत्रु ले लो, मौर्य शासक ले लो, गुप्त शासक ले लो, सातवाहन शासक ले लो, इन सभी ने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जिसने कि सांस्कृतिक एकता को एक नए आयाम प्रदान करने का प्रयास किया, और चाहे मराठा के पेशवा, जो मराठा पताका कटक से अटक तक यानी एक तरह से पूरे भारत का वो एकीकरण करना चाहते थे। तो चाहे साम्राज्य के संचालन जो है केंद्र से ही किया जाता था। मुगलों के समय, अशोक के समय, गुप्त शासकों के समय पूरे देश में एक सी शासन व्यवस्था थी, एक जैसे कानून थे, और राजभाषा भी एक थी। इसके अलावा बाद में जब ब्रिटिश शासक आ गया तो जो बीच बीच में गैप आता चला जाता था कि कभी साम्राज्य और साम्राज्य के बाद में जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हो जाते थे, वो सब समाप्त हो गया और पूरे भारत का अस्थायी रूप से एकीकरण हो गया। यानी कि राजनीतिक रूप से हो सकता है समय के कई क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन जो भी महत्वाकांक्षी राजा हुए उन सभी का सपना पूरे भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने का रहा है। भारत साहित्य और कला के भी अलग अलग उद्गम रहे हैं। धार्मिक भावना, नैतिक भावना, रहस्यानुभूति, प्रतीकात्मकता, इन सभी उद्गम में सभी लोग एक रहे हैं। साहित्य में कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, अलंकार, रस सभी जगह एक जैसे हैं। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, बौद्ध या साहित्य हो, जैन साहित्य हो, इन सभी में भारत में समान रूप से प्रेरणा के सूत्र एक जैसे रहे हैं।
कला के स्मारक में भी चाहे प्रांतीय विशेषता रही हो, लेकिन स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत हो, नृत्य हो, भारतीयता की झलक सब में दिखाई देती है। चाहे अजंता, एलोरा इनके चित्र हों, बाघ के चित्र हों, चैत्य हों, विहार हों, सारनाथ का, सांची का स्तूप, भरूच, अमरावती, ये सभी स्थानों पर जो स्तूप और विहार है ये प्रमाणित करते हैं कि हर एक की धार्मिक भावना ने देश को एक सूत्र में बांधा है। और प्रख्यात जो भारतीय दार्शनिक थे शंकराचार्य, उन्होंने 4 जो तीर्थ स्थापित किए, उन चारों तीर्थों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम स्थापित करके पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का कार्य उन्होंने एक तरह से पूरा किया। प्राचीन समय में सभी संप्रदायों में संस्कृत भाषा जो है वो पढ़े लिखों की भाषा मानी जाती थी और आदान प्रदान के रूप में इसी प्रकार हुआ करता था। शुरू में जैन और बौद्ध जो मतावलंबी हैं, उन्होंने क्रमशः पाली और प्राकृत भाषा को अपनाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको लगा कि जब हमें सभ्यता का, हमारे धर्म का अधिक प्रचार प्रसार करना है तो उन लोगों ने भी संस्कृत भाषा को अपना लिया। मध्य युग तक इसका खूब प्रचार होता रहा। फिर धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया कई सारी भाषाएं उत्पन्न हुई। दक्षिण की तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। इन भाषाओं के साहित्य में भी समानता है, क्योंकि हमारे मूल स्रोत तो वही रामायण, महाभारत, पुराणों की कथाएं हैं। देवी देवताओं के जीवन चित्र हैं, वृत्तांत हमारे शामिल है। भारत में कई जातियाँ आर्य, द्रविड़, सीरियन, यूहून, तुर्क, मंगोल, पठान आई, लेकिन वो हिंदू समाज में, भारतीय समाज में इतनी घुल मिल गई कि उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहा। वे अब भारतीय समाज में ही संतानें मानी जाती है, भारतीय वातावरण से ही पूर्णतः प्रभावित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम शादियों में, खान पान में, शिष्टाचार, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, उत्सव, पर्व, मेले, इनमें कुछ असमानता होने के बावजूद मूलभूत समानता हमें दिखाई देती है। आधुनिक राष्ट्रीयता की जो नई विचारधारा हुई, उसके कारण एक जैसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए सारे जाति भेद समाप्त हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जीवन ऊपर से जो अलग अलग विविध दिखाई देता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक मौलिक एकता अभी भी अंदर से आप देखें तो निहित है। ये हमारी संस्कृति की समृद्धि है कि अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ सब में घुल मिल गई है। हमारे संस्कृति के विस्तार में, महान रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही है, और ये एकता आपको चाहे भाषा हो, साहित्य हो, कला कौशल हो, आध्यात्मिक चिंतन हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सभी प्रकार के अलग अलग विविध रूप पाए जाते भी मूलभूत एकता हम सब में देख सकते हैं। गायन और नृत्य की अलग अलग शैलियाँ हैं, भारत में उन्नत दशा में हैं। इस सांस्कृतिक समता और सर्वांगीणता जो है भारतीय संस्कृति की बहुरूपता को दिखाती है। जब कभी भी भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखने कोई भी इतिहासविद बैठता है तो वो ऐसे समाज का वर्णन करेगा जहाँ अलग अलग धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक संगठन के लोग समान रूप से विकसित हुए हैं, और साथ में एक साथ भारत की राजनीतिक एकता को, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग निरंतर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मिलजुल कर प्रयास करते रहे हैं। बच्चों, ये था भारत की विविधता में एकता, जो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी कुछ विवेचना मेरे शब्दों में। उम्मीद कर रही हूँ कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और इस विविधता में भी पाई जाने वाली अदृश्य एकता को आप समझ गए होंगे। अपने जीवन में, अपने आने वाले भविष्य में जब भारत के आप एक नागरिक बनेंगे तो इस सांस्कृतिक विविधता पर आप अवश्य ही गर्व करेंगे, और फिर भी इस विविधता के बावजूद जो एकता पाई जाती है उसे आप महसूस करेंगे और उसे बढ़ाने के लिए नागरिक के रूप में सक्रिय योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।